हेलो डियर, आज का वीडियो बहुत ही शानदार है। आप सभी के बीच में मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी सेकेंड ईयर का जो है हम लोग इंपॉर्टेंट जो है डिफिनीशन लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको लॉन्ग में भी, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो मैं डिफिनीशन वाला वीडियो ला रहा हूँ ये आपको लॉन्ग शॉर्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन में मदद करेगा। ठीक है तो चलिए जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। संप्रेषण क्या होता है देख लीजिए। संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है देख लीजिए। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, यह एक क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक चिन्हों व्यवहार भाषा के रूप में होता है। ठीक है, देखिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन चूँकि यह एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के समूहों में जो है किसी भी इन्फॉर्मेशन का जो है क्या करते हैं, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है अब वो इन्फॉर्मेशन जो है ओरल हो सकता है, मौखिक हो सकता है, रिटन हो सकता है, ठीक है, टेलीफोनिक हो सकता है, ठीक है, उस जो संदेश है लेटर से थ्रू हो सकता है। मतलब तमाम तरीके के चीज़ों को जो है आपका सूचनाओं के रूप में, जैसे कोई चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, व्यवहार, भाषा, ये सब के रूप में जो है किया जा सकता है। समझ गए, यही कम्युनिकेशन होता है। ओके चलिए नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रोगी के समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है। नर्सिंग प्रोसेस आप लोग जान चुके हैं कि नर्सिंग प्रोसेस ये क्या होता है, योजनाबद्ध होता है, प्लानेड होता है। ये जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चरणों में पूरा होता है, जिसमें जो है आकलन होता है, आकलन के बाद नर्सिंग निदान होता है, उसके बाद प्लानिंग होता है, उसके बाद क्रियान्वयन होता है और उसके बाद मूल्यांकन होता है। ये 5 जो चीज़ें होता है यही नर्सिंग प्रोसेस होता है। ठीक है चलिए सिजोफ्रेनिया क्या होता है देख लीजिए। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक रोग स्थिति है जिसके कारण सोचने व समझने की शक्ति में अनियमितता तथा मनोप्रेरक गतिविधियों में विकार पैदा हो जाता है। इस कारण अवबोधन और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। देखिए सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, यह एक मानसिक विकार है, समझ गए, जिसके कारण अगर किसी भी व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया होता है तो व्यक्ति में जो है सोचने समझने की जो क्षमता है वो बाधित होने लगता है। ठीक है, व्यक्ति में जो है जो उसके मन को जो प्रेरित करने वाला जो मूवमेंट गतिविधि होता है उसमें प्रॉब्लम होते रहता है। व्यक्ति जो है मायूस होने लगता है। ठीक है, व्यक्ति जो है किसी भी काम को जो है उसको रुचि नहीं लगेगा, उस जो है मन से, काम से जो है मन हटने लगेगा, यानी वो जो है प्रेरित मन उसका नहीं होगा काम करने के लिए। ठीक है, साथ ही वो किसी भी चीज़ को जो है बोध करने में उसे प्रॉब्लम आने लगेगा और उसका व्यवहार पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है और जो व्यक्ति होता है वह हिंसक होने लगता है। ठीक है, यही आप का विखंडित मानसिकता होता है। समझ गए, चलिए उन्माद क्या होता है। तो उन्माद देख लीजिए, यह एक प्रकार की क्रियात्मक मनोविक्षेपति है। यह क्या है, एक प्रकार का क्रियात्मक मतलब यह जो है मनोविक्षिप्ति, यह भी एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। यह लक्षणों का त्रिसमूह है। इसमें जो है 3 लक्षण होता है जिसमें मूड का उभार, विकारों का पलायन तथा बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ शामिल है। ठीक है, यह मूड या भाव दशा विकार है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति की भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रियाएं, उल्लासित मन एवं विचार की उड़ान होती है। जिसको मेनिया होता है वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर एक्टिव रहता है। ठीक है, वो व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा खुश मिजाज का होता है। ठीक है, वो व्यक्ति जो होता है उसका बहुत ही लंबे चौड़े बातें देगा। ठीक है, उसका जो फ्लाइट ऑफ आइडिया होता है, मतलब उसका जो विचार होगा, उड़ान होगा विचार में, तमाम तरीके के उसको जो है गतिविधियाँ में जो है व्यक्ति जो होता है उसका क्रिया जो है, काम जो है प्रभावित होता है। ठीक है, और यही जो है उन्माद होता है। समझ गए, उन्माद में जो होता है कि व्यक्ति जो है उम्मीद से ज़्यादा जो है उस एक्टिव हो जाता है, उम्मीद से ज़्यादा जो है उसका दिमाग, उम्मीद से ज़्यादा जो है वो उत्तेजना आ जाएगा, उसमें उम्मीद से ज़्यादा जो है खुशी होने लगेगा और बात बात पर हंसने लगेगा। ठीक है, और उसको साथ में उसका जो विचार होगा उस विचार में जो है बहुत ज़्यादा उड़ान होगा, मतलब अलग अलग जो है बातें जो है हमेशा सोचते रहेगा। ठीक है, तो वही उन्माद होता है। समझ गए, चलिए हिस्टीरिया क्या होता है देख लीजिए। तो यह एक ऐसी मानसिक विकार है, यह भी एक मानसिक ही विकार है। ठीक है, जिसमें उद्देश्य चेतना के क्षेत्र को सीमित कर देता है। अगर किसी को हिस्टीरिया होता है ना तो उसको जो कॉन्शियस, जो सोचने समझने का जो क्षेत्र होता है उसको लिमिट कर देता है। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो है
एक सीमा तक ही वो व्यक्ति जो है क्या होता है, किसी भी चीज़ को सोचता है, ठीक है ना। स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाता है तथा व्यक्तित्व बदल जाता है, व्यक्ति का जो नेचर होता है बदल जाता है और गतिजनक तथा संवेदी कार्य प्रणाली प्रभावित होता है। मतलब अगर किसी को वातोन्माद होता है तो व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, व्यक्ति का जो मेमोरी पावर होता है वो कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो लिमिट हो जाता है। मतलब वो जो है एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र तक ही अपने दिमाग को जो है चला सकता है, उसके बाहर की बातें जो है उसको समझ में नहीं आएगा, यानी उसको हिस्टीरिया हो जाता है, समझ गए। यहाँ पे जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वह भी जो है बदल जाता है, समझ गए। व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने का मतलब है कि समझ रहे हैं ना कि उसका जो बोलने चालने पहनावा ओढ़ावा जो होता है वो सब बिहेव जो होता है सब जो है उसका बदल जाता है, समझ गए। और व्यक्ति जो है संवेदी कार्य प्रणाली भी व्यक्ति का प्रभावित हो जाता है, समझ गए। तो यही हिस्टीरिया होता है। ओके, चलिए। न्यूरोसिस क्या होता है देख लीजिए। न्यूरोसिस हल्की से लेकर सामान्य तक गंभीर बीमारियों को कहा जाता है जिसमें वास्तविकता परीक्षण के ईगो फंक्शन को गंभीर हानि नहीं हुई हो और जिसमें जीवन का असमायोजन अपेक्षाकृत सीमित है। इसमें रोगी बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है। यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक है और अस्वीकार समझी जाती है, ठीक है। देखिए, न्यूरोसिस जो होता है हल्का से लेकर सामान्य स्तर तक का यह गंभीर हो सकता है, ठीक है। ये जो होता है व्यक्ति अपने वास्तविकता को जो है, रोगी जो होता है अपने बाहरी वास्तविकता से संबंध नहीं गंवाता है। मतलब उसका जो वास्तविकता होता है वह व्यक्ति जो है वो होता है उसका संबंध, समझ गए। इसमें जो होता है इसमें व्यक्ति अपने जीवन से एडजस्टमेंट जो है अपेक्षाकृत लिमिट जो है असमायोजन ही बना पाता है। मतलब उसके जीवन में जो समायोजन होता है वह जो है असमायोजन होता है, एक सीमित एरिया तक होता है, समझ गए। और ये जो न्यूरोसिस जो होता है यह हल्का से लेकर गंभीर हो सकता है जिसमें जो है व्यक्ति के उतना गंभीर जो है ईगो फंक्शन जो होता है वह गंभीर हानि नहीं हुआ रहता है ईगो फंक्शन में, ठीक है। यह व्यक्ति के लिए कष्टदायक और अस्वीकार समझी जाती है, समझ गए। मतलब अगर किसी को न्यूरोसिस प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम होता है तो उसमें कष्टदायक होता है और अस्वीकार वाला समझा जाता है, समझ गए। चलिए, ये हो गया, न्यूरोसिस हो गया। अब देखिए न्यूरोसिस जो होता है यहाँ पे न्यूरोसिस ही होता है, एक ओसीडी होता है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए, अनिर्वाय क्रियाबद्धता स्नायु विक्षिप्त या मनोविक्षिप्त एक स्नायु विकार है, ठीक है ना। न्यूरोसिस प्रॉब्लम है, ठीक है। यह एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति विशिष्ट लक्षण मनोग्रसित विचारों अथवा विवशतापूर्ण कंपल्सिव व्यवहार के होते हैं, ठीक है। मनोग्रसित बार बार और निरंतर रहने वाले उन विचारों, सोचों, कल्पनाओं अथवा अंतःप्रेरणाओं को कहते हैं जो जागरूकता पर हमला करते हैं और भावहीन होते हैं। इसमें रोगी एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, ठीक है। जैसे अगर किसी को ओसीडी होगा तो उसको अपने घर से बाहर, अगर वो अकेला रहता है तो घर में ताला मारकर अगर बाहर निकलेगा और कुछ दूर आगे जाएगा तो उसको ध्यान में आएगा कि हमने गेट पर ताला दिया है, लॉक लगाया है या नहीं लगाया है, कहीं हमने लॉक तो नहीं लगाया है। तो इस तरीक़ा से उसके मन में उलझन होने लगता है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जो है ऐसे मनोग्रसित होता है जो बार बार और निरंतरता वो जो विचार होता है वो जो है उसके मन में चलते रहता है, ठीक है। और प्रेरणाओं को जो है कमी होता है व्यक्ति में जो है जागरूकता का कमी होता है, वो भावहीन हो जाता है। इसमें रोग एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, ठीक है। यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है यह किसी भी काम को करने के लिए विवश कर देता है और वही चीज़ को बार बार व्यक्ति करते रहता है, वही जो है हो जाता है ओसीडी। जैसे देखिएगा कि कोई पागल व्यक्ति होता है तो वह क्या करता है कि बार बार जो है खूब हाथ पैर धोता है, समझ गए ना। तो वह क्या है कि उसको जो है लगता है कि हमारा हाथ जो है अभी भी गंदा है और बार बार जो है वो अपने हाथ को ही धोता रहता है, ठीक है। तो यही जो है चीज़ें ओसीडी होता है जो व्यक्ति को विवश कर देता है, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक मानसिक विकार क्या होता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या है देख लीजिए। ऑर्गेनिक मानसिक विकार एक मनोवैज्ञानिक अथवा व्यवहार संबंधी असमानता है जो मस्तिष्क अथवा तंत्रिका प्रणाली के अस्थायी एवं अस्थायी दुष्क्रिया से संबंधित है, ठीक है।
देखिए, ऑर्गेनिक मानसिक विकार जो होता है, यह एक होता है ऑर्गेनिक मानसिक विकार, यह एक मनोवैज्ञानिक अथवा यह बिहेव के असमानता अबनॉर्मेलिटी से संबंध है इसका। समझ गए कि अगर किसी को ऑर्गेनिक मानसिक विकार होता है तो उसको साइकोलॉजिकल और बिहेवियर में चेंजेज आता है। समझ गए, जो मस्तिष्क अथवा तंत्रिका प्रणाली को क्या करता है, कामों को प्रभावित करता है, अस्थायी अथवा अस्थायी। समझ गए, किसी को अगर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम होगा तो उसको जो है बिहेवियर चेंज होगा, उसका मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर होगा और उसके मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली जो है अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से प्रभावित होता है। समझ गए। चलिए, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक का ही जो है देख लीजिए यहाँ पे डेमनेशिया और डिलेरियम जो होता है ऑर्गेनिक प्रकार का ही मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, देख लीजिए, यह एक तीव्र कायिकी मानसिक विकार है। यह क्या होता है, किसी को अगर डिलेरियम होता है तो यह एक जो है तेज़ी से जो है मानसिक को प्रभावित करता है। ठीक है, जिसके कारण चेतना में गड़बड़ी तथा अवबोधन में परिवर्तन आ जाता है। यह ऑर्गेनिक मानसिक संलक्षणों में बहुत आम पाया जाता है। इससे सन्निपात या अस्थायी मानसिक गड़बड़ी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी को अगर डिलेरियम सन्निपात होता है तो उसको जो है यह तीव्र गति से जो है मेंटल डिसऑर्डर जो है होता है, जिसके कारण जो कॉन्शियसनेस जो होता है, चेतना जो होता है, उसमें गड़बड़ी आता है और व्यक्ति में जो है अवबोधन, किसी भी चीज़ को बोध करने में परिवर्तन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। यह जो है जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है उसका जो है डिलेरियम जो है बहुत ही आम जो है पाया जाता है ऑर्गेनिक वाले में। ठीक है, इससे सन्निपात या अस्थायी मानसिक बीमारी कहते हैं। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा डेमनेशिया क्या होता है, देख लीजिए, यह एक उपार्जित मनोविज्ञान है। समझ गए, डेमनेशिया क्या होता है कि यह एक उपार्जित मनोविकार है जिससे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, स्मृति, ध्यान, भाषा आदि प्रभावित होता है। किसी को अगर डेमनेशिया होता है तो चूंकि यह एक उपार्जित मनोविकार है तो इसमें बुद्धिमत्ता, IQ, व्यक्ति, पर्सनालिटी, मेमोरी, ध्यान और भाषा, ये सब जो है प्रभावित होता है डेमनेशिया वाले को। ठीक है, मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का लोप हो जाता है। ठीक है, जिससे व्यावसायिक व सामाजिक कार्यों में बाधा आ जाती है। ठीक है, डेमनेशिया क्या करता है कि यह भाषा, मेमोरी, ध्यान, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता सबको प्रभावित करता है। यह एक उपार्जित होता है और मनोभ्रंश के कारण बौद्धिक क्षमताओं का भी लोप हो जाता है। समझ गए, जिसके व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों में बाधा आ जाती है। समझ गए। चलिए, मूर्छा क्या होता है, मूर्छा देख लीजिए, यह बीमारी मस्तिष्क के कार्य में दौरे के रूप में प्रकट होने वाले विकार है, जिसमें झटके के साथ या झटके के बिना कुछ समय के लिए अचेतना उत्पन्न हो जाता है। देखिए, मूर्छा क्या होता है तो यह एक मस्तिष्क के कार्य प्रणाली के जो है प्रभावित करने वाला एक जो है यह मेंटल बीमारी होता है, मानसिक बीमारी, जिसमें क्या होता है कि ब्रेन में दौरे के साथ यह उत्पन्न होता है और झटका तथा बिना झटका के कुछ समय तक व्यक्ति को जो है अचेतन कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है और वही जो है मूर्छा कहलाता है। समझ गए। चलिए, डिप्रेशन क्या होता है तो देखिए, डिप्रेशन जो होता है वह मेनिया के उल्टा होता है। इसीलिए जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों का जो है लक्षण पाया जाता है। ठीक है, तो अवसाद देख लीजिए, यहाँ पे अवसाद एक मानसिक विकार है जिसमें मन दुखी, विचारों की कमी एवं मनोप्रेरक मंदता होता है। अवसाद वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा उदास, समझ गए, और जो उसके मन को प्रेरित करने वाला जो चीज़ें हैं उसमें जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। समझ गए, और यही जो है डिप्रेशन होता है। समझ गए। चलिए, भय क्या होता है, फोबिया क्या होता है, देख लीजिए, भय एक प्रकार का विकार होता है। भय क्या है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें व्यक्ति किसी वस्तु या स्थिति से असहज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है किसी वस्तु या किसी भी स्थिति से अपने आप को जो है असहज, असुरक्षित महसूस करने लगता है। ठीक है, और स्वयं को परेशान महसूस करता है। और स्वयं को जो है जब व्यक्ति असहज होता है, असुरक्षित होता है, तो वह खुद को लगता है कि परेशान हो रहे हैं। समझ गए, और वह अपने चारों ओर खतरा महसूस करने लगता है। जिसको डर लगता है ना, उसको मन में क्या होता है कि हमें जो है कहीं ना कहीं से खतरा है, उसको जो है मन परेशान होने लगता है। ठीक है, और उससे जो है भयभीत तो होने के कई कारण हो सकते हैं और अनेकों कारण के वजह से भय कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है,
तो भय जो है व्यक्ति के स्थिति और वस्तु से होने वाले असहज की एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति होती है जहां वो खुद के अपने आप को जो है परेशान महसूस करता है और अपने चारों ओर खतरा जो है महसूस करने लगता है। और उसके भयभीत होने के कई कारण हो सकते हैं और अनेकों वजह से जो है अलग अलग भय का प्रकार भी होता है। ठीक है, चलिए एंजाइटी क्या होता है देख लीजिए। एंजाइटी, चिंता, एक मनोवैज्ञानिक रोग है। यह एक क्या है, एक साइकोलॉजिकल रोग होता है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। जो किस कारण उत्पन्न होता है, तो मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है कि डरने लगता है। बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति टेंशन में हो जाता है, घबराहट हो जाता है व्यक्ति के अंदर, और वही जो है चिंता होता है। समझ गए, यह प्योर एक साइकोलॉजिकल रोग होता है। जो व्यक्ति जो है अपने शारीरिक आवेगों के कारण जैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, हाई थिंकिंग होने से उसको जो है घबराहट होने लगेगा और ये जो है उसको भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है। जैसे व्यक्ति सोचेगा कि हमें आगे चल के मेरा जीवन जो है सुखमय होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगेगा और वही जो है एक प्रकार का एंजाइटी हो जाता है। समझ गए, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा ड्रग एडिक्शन क्या होता है, औषध व्यसन क्या है देख लीजिए। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिससे उसको मानसिक प्रसन्नता महसूस होती है। ठीक है, और इसे बार बार सेवन करने का मन करता है एवं धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, देखिए औषध ड्रग एडिक्शन भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जिससे उसको जो है मन के खुशी मिलता है, मन प्रसन्न महसूस होता है उसको। ठीक है, और फिर जो है मन प्रसन्न महसूस होता है तो वो इस चीज़ को बार बार सेवन करने का उसे मन करता है और धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है वो उसको आदत पड़ जाता है उस चीज़ का, और यदि उसको जो है ये पदार्थ नहीं मिलता है तो व्यक्ति को चिंता होने लगता है। ठीक है, इनमें है शराब, अफीम, भांग, हीरोइन, निकोटीन इत्यादि। ठीक है, कुछ औषधियाँ, ये सब जो है हो सकता है ड्रग एडिक्शन का। समझ गए, जैसे ड्रग एडिक्शन किसी व्यक्ति को ऐसे पदार्थों का सेवन करता है जो उसको जो है क्या हो, प्रसन्नता महसूस हो, खुशी महसूस हो, लेकिन जो है वो व्यक्ति इसको बार बार सेवन करने का अगर उसको मन कर रहा है और धीरे धीरे वो लेते रह रहा है और इसकी आदत अगर उसको पड़ जाता है तो फिर उसको अगर किसी दिन ये पदार्थ उसको नहीं मिलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, चिंता, घबराहट होगा और जो है वो व्यक्ति जो है मानसिक बीमारी का जो है चपेट में आ जाता है और वही ड्रग एडिक्शन होता है। जैसे शराब है, अफीम, हीरोइन, निकोटीन इत्यादि और कुछ औषधियाँ भी होता है। समझ गए, चलिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक रोग भ्रम विकार से तात्पर्य है, मतलब रोग भ्रम से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति अपने रोगों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति गया, अगर उसको थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को वो व्यक्ति सोचेगा कि क्यों ना हम जो है कंप्लीट ठीक होने के लिए थोड़ा चढ़ा बढ़ा के बता देते हैं डॉक्टर को, जिससे डॉक्टर इसका भी इलाज कर देंगे तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा। तो यही जो है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाला, और जो है वो अपने स्वास्थ्य को बहुत ही चढ़ा बढ़ा के दिखाता है, थोड़ा भी होने पर उससे जो है बहुत बड़ा बताता है। समझ गए, यही चीज़ है। ओके, चलिए एल्कोहलिज्म, मदिरापान क्या होता है देख लीजिए। एल्कोहलिज्म एक प्रकार का भी मनोरोग है, जिस प्रकार से ड्रग एडिक्शन एक मनोरोग है तो यह भी एक मनोरोग है। समझ गए, जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वह शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाता है। ठीक है, देखिए एल्कोहलिज्म होता है कि मदिरापान। अब कोई व्यक्ति जो अपने, यह एक मनोरोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति शराब के जो है सेवन पर आश्रित हो जाता है। समझ गए, जिससे उसकी सामाजिक और आर्थिक और व्यक्तिगत जो कार्य है वो जो है प्रभावित होने लगता है। समझ, जाहिर सी बातें हैं कि अगर कोई डेली के डेली अगर मदिरा पान लेगा, शराब लेगा तो वो तो उसी पर आश्रित हो गया। अब उससे जो है उसको विभिन्न प्रकार के लॉसेज होगा, आर्थिक लॉस होगा, सामाजिक लॉस होगा और खुद के उसके कार्य प्रणाली भी प्रभावित होंगे। तो यही जो है एल्कोहलिज्म होता है। समझ गए, चलिए ईसीटी क्या होता है, तो दोस्तों ईसीटी यह एक पूर्ण रूप से
क्या है, यह एक विद्युतीय उपचार होता है जो मानसिक रोगियों को जो है एक खतरनाक रोगियों को जो है ईसीटी दिया जाता है। ठीक है, ईसीटी में 2 इलेक्ट्रोड होता है, समझ गए। और ईसीटी एक मशीन है जो एक उपचार का विधि है जिसमें कृत्रिम दौरे उत्पन्न करने हेतु 1 या 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से करोटी टेम्पोरल छेद टेम्पोरल लोब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से ग्रैंड माल सीजर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक दौरा उत्पन्न होता है तो उससे जो हम लोग मूर्छा या एपिलेप्सी कहते हैं, जो थोड़ा समय के लिए जो है ब्रेन में दौरा पड़ता है और व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, झटका लगने के बाद तो वो हो जाता है एपिलेप्सी, जो कि ऑटोमेटिक होता है, समझ गए। वो एक मानसिक रोग हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया है मानसिक रोग से, जिसको सिजोफ्रेनिया हो चुका है या किसी को खतरनाक मानसिक रोग हो चुका है, तो इस कंडीशन में उसे जो है ईसीटी से जो है विद्युत धारा के द्वारा उसे टेम्पोरल क्षेत्र में इलेक्ट्रोड के सहायता से ब्रेन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उससे जो है क्या किया जाता है, दौरा सीजर उत्पन्न किया जाता है, झटके लगाया जाता है, जिससे जो है ग्रैंड माल सीजर कहते हैं कृत्रिम झटका को, समझ गए। और यही जो है ईसीटी होता है, समझ गए। चलिए, साइकोसोशल थेरेपी क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि मानसिक विकृतियों को विशेषकर मनोस्नायु, समझ गए, मतलब न्यूरोसिस विकृतियों का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार ही जो है मनोचिकित्सा कहलाता है। देखिए, मनोचिकित्सा साइकोसोशल थेरेपी उन बीमारियों का इलाज करता है जो न्यूरोसिस हो, समझ गए ना। जैसे न्यूरोसिस में कौन कौन था, ओसीडी था, समझ गए। ओसीडी के बाद था आपका बहुत सारे प्रॉब्लम था, हिस्टीरिया था। ठीक है, तो ये सब ओसीडी है, ये सब जो है उतना घातक जो है नहीं होता है, समझ गए। तो ये न्यूरोसिस वाले को जो है इस साइकोसोशल थेरेपी, जिसको मनोचिकित्सा कहते हैं, इसके द्वारा उपचार किया जाता है। इसमें जो है मनोचिकित्सा विचार, अनुभूतियों, शारीरिक अनुभव और संबंधों का परीक्षण करने की प्रक्रिया है। इसके साथ यह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पद्धतियों को अच्छी तरह समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो होता है व्यक्ति के विचार, उसके अनुभूति, उसके अनुभव और उसके संबंधों को जो है परीक्षण किया जाता है इस साइकोसोशल थेरेपी में, और उसके पारिवारिक जीवनों को भी और व्यक्तिगत जीवनों को भी अच्छी से समझने का यह एक प्रक्रिया होता है, जिसमें अलग अलग थेरेपी का उपचार किया जाता है। पेशेंट को अलग अलग जगहों पर रहकर इलाज किया जाता है। ठीक है, देखिए, जैसे विरुचि थेरेपी, एवर्जन थेरेपी है। ठीक है, ऐसा थेरेपी जो व्यक्ति को उसके स्वाभाविक आदत है, वो स्वाभाविक आदत, जैसे व्यक्ति जो है उसके, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, बच्चा जो होता है, बच्चा क्या करता है, अंगूठा जो है क्या करता है, शक करता है, चूसता है, समझ गए ना। जब छोटा बच्चा होता है तो देखते रहिएगा अपना पैर की उंगली को अपने मुंह में रखता है, हाथ की उंगली को, और उससे जो है वो चूसता रहता है। तो यह एक चूँकि गलत आदत है, क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन जो है मुँह में जा सकता है। तो इसको छुड़ाने के लिए उसको क्या किया जाता है कि उस हाथ में नीम का जो है लेप लगाया जाता है, जो हानिकारक भी ना हो और व्यक्ति को, उस बच्चा को जो है तीखा कड़वा लगेगा, तो बच्चा जो है कुछ दिन, 1 दिन ऐसे ही मुंह में रखेगा और उसमें नीम लगा होगा तो उससे कड़वा लगेगा, तो जिससे उसका जो है मूड जो है, जो उसका मन का जो विचार है वो जो है टूटेगा, उससे डर जाएगा और उस तरफ जो है अंगूठा को चूसने का प्रयास नहीं करेगा। उसी प्रकार से एवर्जन थेरेपी भी होता है कि व्यक्ति को किसी व्यवहार या आदत को जो स्वाभाविक रूप से अस्वीकार एवं अवांछित न हो, उसे बदलने के लिए और रुचिकर या कष्टदायक पेनफुल वातावरण में रहकर ताकि वह अपनी आदत को बदल ले, एवर्जन थेरेपी कहलाता है। एवर्जन थेरेपी ऐसा होता है कि उससे भी रुचि हो, समझ गए, वो जो उसके रुचि के न हो फिर भी उसको जो है इसका उपयोग करके उसको जो है उसके आदत को या उसके जो भी मानसिक प्रॉब्लम है उसको छुड़ाया जाता है, और यही जो है विरुचि थेरेपी होता है, समझ गए। वो उसके उसी के ही कंडीशन में रहकर, भले ही वो उसके लिए दर्ददायक और कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन उसको उसी स्थिति में रहकर उससे जो है ये विरुचि थेरेपी किया जाता है, समझ गए। चलिए, एक है मीलू थेरेपी, देख लीजिए, ये सब थेरेपी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा 5-5 नंबर में, ठीक है, या सीधा साइकोसोशल थेरेपी पूछ देगा तो ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए, वातावरणीय परिवर्तन करके उपचार, मीलू थेरेपी। ठीक है, देखिए, मानसिक विकार या अनुचित असमंजस की चिकित्सा जो कि रोगी की मौजूदा जीवन परिस्थितियों और वातावरण में इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन करके की जाती है जिससे अन्य प्रकार की सहायक चिकित्सा की प्राथमिकता बढ़ जाती है, उसे मीलू थेरेपी कहते हैं। इसे सिचुएशन थेरेपी भी कहते हैं। वातावरणीय परिवर्तन करके उपचार, जिसे मीलू थेरेपी कहते हैं। अब जो मानसिक रोगी होगा
उसको मान गए जिस वातावरण में वो व्यक्ति रह रहा है और उसको जो है रोग ग्रसित है, उस वातावरण को जो है एक अलग वातावरण बनाया जाता है, एक वातावरण को चेंज किया जाता है और व्यक्ति को उस वातावरण में रखा जाता है जो उसके लिए सुइटेबल हो। वहाँ पे वो व्यक्ति को जो है वातावरण में उसके हर एक उसके मन के काम हो, तो ऐसा वातावरण तैयार करके और उसे जो है क्या किया जाता है कि उसके एक सामान्य जीवन में लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और वही जो है वातावरणीय परिवर्तन करके यानी मिलोथेरेपी होता है। ठीक है, एक है बिहेवियर थेरेपी। देख लीजिए, बिहेवियर थेरेपी व्यवहारिक चिकित्सा व्यवहार संशोधन की एक तकनीक है जो सीखने व अनुकूल के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार कुछ समायोजन व्यवहार को भी अनुकूल शिक्षण द्वारा उचित व्यवहार में बदला जाता है। व्यवहारिक चिकित्सा का मतलब है कि किसी भी अगर व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम है तो यह बिहेवियर चिकित्सक क्या करता है कि उसको जो है सीखने के लिए उसको अनुकूल सिद्धांत जो है पर आधारित एक तकनीक है जो क्या करता है कि जो मानसिक प्रॉब्लम है उसे समायोजन बनता है, वह जो है एक बिहेवियर व्यवहार के द्वारा उससे जो है ये दूर किया जाता है और अच्छे चीज़ें उसके अनुकूल के चीज़ों को उसके व्यवहार को सिखाया कर उसे जो है बदला जाता है। ठीक है, और यही जो है बिहेवियर चिकित्सा होता है। समझ गए? चलिए, ग्रुप थेरेपी क्या होता है देख लीजिए। समूह चिकित्सा। अब समझिए, समूह मनोचिकित्सा एक उपचार पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को चिकित्सक समूह की उपस्थिति में अंतःक्रिया की अनुमति दी जाती है, जिसका उद्देश्य मानसिक समस्याओं की मुक्ति, आत्मसम्मान में वृद्धि, अंतर्दृष्टि में वृद्धि तथा व्यवहारिक सामाजिक संबंधों का उन्नयन करना होता है। समूह चिकित्सा वो चिकित्सा होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को डॉक्टर के उपस्थिति में, डॉक्टर जो होते हैं उनके समूहों में उस मनो रोगी से जो है उसके काम करने का और उसे काम करवाया जाता है, ताकि ये पता चले कि व्यक्ति का जो है अपना आत्मसम्मान क्या है, उसको जो है मानसिक समस्या से कैसे मुक्ति मिले। इन सभी चीज़ों का जो है अच्छा किया जाता है इसी समूह चिकित्सा, ग्रुप चिकित्सा के द्वारा, जिसमें डॉक्टर के समूहों में रोगियों को जो है उसके व्यवहार को, उसके अंदर के दृष्टि को और उसके आत्मसम्मान को, ये सब को जो है बदला जाता है। ठीक है, तो ये समूह थेरेपी हो गया। ओके, चलिए हाफवे होम देखिएगा। हाफवे होम क्या होता है? ठीक है, देख लीजिए। हाफवे होम्स को स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर भी कहते हैं। यह घर अस्पताल व घर के मध्य की कड़ी होती है जहाँ उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक होकर पुनः समुदाय में रहने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, देखिए हाफवे होम वो होम होता है, वो स्वास्थ्य लाभ घर या सुधार घर कहते हैं। यह अस्पताल और घर के बीच जो है यह एक कड़ी होता है जो उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो ठीक हो गया है, जो ठीक होने के बाद भी वह जो है पुनः समुदाय में ही रहने का इच्छा जो है रखते हैं, उनको जो है हाफवे होम में रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फोस्टर होम क्या होता है देख लीजिए। इस प्रकार के केंद्र का संचालन इस समाज सेवी संस्थाओं के अनुदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मानसिक रोग से ठीक हो रहे रोगी को केंद्र पर रखकर किसी परिवार द्वारा पारिवारिक वातावरण, पोषण व भावनात्मक सहारा प्रदान किया जाता है। इस कार्य हेतु परिवार को आर्थिक भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फोस्टर होम यह एक केंद्र का संचालन, यह इस प्रकार का जो केंद्र होता है फोस्टर होम जैसे, यह जो है संचालन कौन करता है? तो जो समाज में लोगों के लिए या समाज देश के लिए जो सोचने वाला संस्था है, वो समाज सेवी जो है उनके द्वारा उनके अनुदान के माध्यम से जो है ये जो है संचालन किया जाता है। इसमें वैसे मानसिक रोग से ठीक हो रहे रोगी को इस केंद्र पर रखा जाता है और उसके परिवार के अनुसार जो है उसको पोषण और भावनात्मक और वातावरण दिया जाता है जो उसके परिवार में मिलना चाहिए। और यही जो है क्या होता है, इस कार्य हेतु परिवार को आर्थिक भुगतान किया जाता है। ये फोस्टर होम होता है। समझ गए? चलिए मनोरोग आपातकाल क्या होता है? तो मनोरोग की आपातकालीन स्थिति वह अवस्था है जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। मनोरोग आपातकाल के भाव, विचारों व व्यवहार में परिवर्तन संबंधियों व वातावरणीय कारकों को वजह से उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए मनोरोग आपातकाल साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है? तो मनोरोग जैसे कोई भी इमरजेंसी हो तो उस इमरजेंसी में जो है किसी भी पेशेंट को तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी मनोरोग आपातकाल है, मतलब मानसिक रोग से ग्रसित वैसे व्यक्ति जिसको आपातकालीन स्थिति में है और उसे तुरंत जो है उपचार की आवश्यकता है, तो उसे ही जो है हम लोग मनोरोग आपातकाल कहेंगे, जिसमें उसके भाव, विचार और व्यवहार के परिवर्तन संबंधी वातावरणीय कारकों वजहों से जो है ये चीज़ें होता है। समझ गए? चलिए ओवर एक्टिव या वायलेंट पेशेंट क्या होता है?
हिंसक रोगी क्या होता है? देखिए, अति उत्तेजक रोगी वे होते हैं जो स्वयं एवं दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वही वायलेंट या ओवर एक्टिव होता है। जैसे पागल सबके देखते होइएगा कि रोड पर जब वो ज़्यादा एक्टिव होता है तो वो रोड़ा पत्थर बरसाने लगता है दूसरे पर। अब उसको ये पता ही नहीं रहता है कि हम मार रहे हैं तो ये जो है किसी को लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो है ज़्यादा हिंसा हो जाता है, तो हिंसक रोगी हो गया। आत्महत्या क्या होता है? तो मनुष्य के द्वारा आकस्मात योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना आत्महत्या कहलाता है। समझ गए? चलिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या कहलाता है? यह भोजन के इनकार के कारण निरंतरता, भूख को कमी है। यह जो है मुख्यतः वमन तथा गंभीर वजन के कमी से होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? तो यह भोजन के इनकार करने का निरंतरता, भूख की कमी होती है, ठीक है। यह मुख्यतः वजन तथा गंभीर वजन की कमी से होता है। अगर किसी को एनोरेक्सिया नर्वोसा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं उसको जो है भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम है। समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बुलिमिया क्या है? बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? तो यह एक खान पान विकार है जिसमें कम समय में अधिक मात्रा में भोजन और पेय पदार्थों को लेने की पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। अगर किसी को जो है बार बार कोई भोजन करता हो, बार बार जो है पानी पीता हो, तो समझिए उसको बुलिमिया नर्वोसा हुआ है, जो उसको क्या किया है कि उसको कम ही समय में बहुत ज़्यादा खाना और पीने का जो है उसके अंदर जो है पूरी इच्छा हो रहा है। समझ गए? और यही जो बुलिमिया नर्वोसा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? कहता है उदासीनता एपैथी क्या होता है? यह एक ऐसी अवस्था जिसमें आवेश तथा भावनाओं को महसूस व व्यक्त करने की क्षमता कम हो जाती है, वही उदासीनता हो जाता है। एपैथी क्या होता है? तो यह एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें आवेश और भावना को महसूस व व्यक्त करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, भ्रम क्या होता है? देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। हैलुसिनेशन, भ्रम किसी दर्शनीय उद्दीपक में उपस्थित न रहने हुए भी वास्तविकता का बोध करवाना मिथ्या प्रत्यक्षण या भ्रम कहलाता है। भ्रम क्या होता है कि सामने कोई चीज़ उपस्थित नहीं रहेगा लेकिन फिर भी लगेगा कि हाँ कोई चीज़ उपस्थित है, तो वही एक प्रकार का भ्रम होता है। समझ गए? व्यामोह स्टूपर क्या होता है? तो व्यक्ति का लगभग बेहोशी की स्थिति व्यामोह स्टूपर कहलाता है। समझ गए? तो ये आपका यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट डिफिनीसन। फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है, इसका सेकेंड वीडियो और आएगा। आप लोग पढ़िए, प्यार आशीर्वाद दीजिए और अपना ज़िंदगी को बेटर बनाइए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।